हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए वापस से लेके आए हैं विश्व इतिहास का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम हमारे द्वितीय विश्व युद्ध या सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में चर्चा कर ली। यदि आपने वो नहीं देखा तब वह देखिए, जिससे आपकी हल्की समझ विकसित होगी कि आखिर जो दूसरा विश्व युद्ध है इसकी पृष्ठभूमि हमारे पहले विश्व युद्ध से ही आती है। क्योंकि पहला विश्व युद्ध होता है और उसी के अंदर क्या है, हमारे दूसरे विश्व युद्ध की जो बीज है जो पहले विश्व युद्ध के अंदर ही बो दिए जाते हैं। इस वजह से क्या क्या कारण थे पहले विश्व युद्ध के, तो हम उसको देखते हैं। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात, मतलब जब पहला विश्व युद्ध 1918-19 के अंदर समाप्त होता है, उसके ठीक 20 साल बाद मतलब 1 सितंबर 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और बात करें, यह कोई आकस्मिक युद्ध नहीं था। मतलब ये जो युद्ध है ये अचानक युद्ध नहीं था, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि तो हमारे जो वर्साई की संधि हुई थी पहले विश्व युद्ध के बाद में उस संधि के अंदर ही पैदा हो गई थी। इस संदर्भ में मार्शल फोच की बात करें, जो मार्शल फोच थे, तब मार्शल फोच ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही साबित होती है। और वो सही साबित क्या होती है कि जो पेरिस शांति समझौते में से जो सभी पराजित राष्ट्र थे, जैसे हमारे जर्मनी था, टर्की था, ऐसे करके बहुत सारे राष्ट्र थे जो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, तथा जर्मनी में असंतोष सबसे ज़्यादा था। इन राष्ट्रों में सबसे ज़्यादा दुखी कौन था? हमारे जर्मनी। इसलिए साइरस फॉल्स ने अपना मत दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या मूलतः जर्मनी का प्रतिशोध लेने का युद्ध था। मतलब जर्मनी का जो गुस्सा था वर्साई की संधि के रूप में, तो वो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में सबके सामने आया था। अब हम बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे? वैसे तो इसके साफ कारण थे। पहला विश्व युद्ध तो इसमें सबसे बड़ा कारण था। तो इसके अंदर होती है हमारी वर्साई की संधि। वर्साई की क्या संधि की एक भेदभावपूर्ण और एक अपमानजनक संधि थी। वर्साई की संधि क्या थी? एक भेदभावपूर्ण और अपमानजनक संधि थी। इस संधि में क्या होता है, पराजित राष्ट्रों को प्रथम विश्व युद्ध के लिए दोषी ठहराया जाता है। जो राष्ट्र हार जाते हैं, जैसे हमारे जर्मनी हार जाता है, हमारे जैसे और भी राष्ट्र हार जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी राष्ट्र हार जाते हैं, तो हमारे जो राष्ट्र हार गए थे उनको इसके लिए दोषी ठहराया गया। उन्हें संधि वार्ताओं में तक शामिल नहीं किया गया, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। संधि की जो कठोर शर्तें थी दमनात्मक और प्रतिशोधपूर्ण थी। जो संधि की शर्तें थी वो दमनात्मक थी और साथ ही साथ क्या कठोर, दमनात्मक और प्रतिशोधपूर्ण थी। पराजित है तो पराजितों के साथ क्या है, बहुत बुरा सलूक किया गया। पराजितों के जो अधिकांश संसाधन थे वो छीनने के बाद उनसे क्या भारी क्षतिपूर्ति वसूलने की उम्मीद की गई। उनसे ये उम्मीद की गई, एक तो वो हार भी गए, साथ ही साथ उनके जो आर्थिक संसाधन थे वो छीन लिए गए। उसके बाद भी ये उम्मीद की गई कि उसके बाद भी वो क्षतिपूर्ति की राशि चुकाए। जिन आश्वासनों पर युद्ध विराम हुआ था उनका पालन इस संधि में न तो पराजितों के साथ नहीं किया गया। तो ये हुआ कि जिन आश्वासनों के आधार पर युद्ध विराम हुआ था उनका पालन इस संधि में न तो पराजित न करके पराजित थे उनके साथ विश्वासघात किया गया। जो पराजित हुए थे उनके साथ बहुत तगड़ा विश्वासघात होता है इसी क्रम में। यह संधि का जर्मन राष्ट्र का अपमान थी। जर्मन राष्ट्र एक स्वाभिमानी राष्ट्र था, लेकिन जर्मन राष्ट्र के साथ अपमान होता है वर्साई की संधि के रूप में। पोलिश गलियारा जर्मन राष्ट्र के हृदय में कटार की भांति था। मतलब जो जर्मनी के बीचों बीच से होके जो पोलिश गलियारा जा रहा था, तो ये गलियारा क्या जर्मन राष्ट्र के हृदय में कटार की भांति था। A.G. वेल्स ने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगला विश्व युद्ध होगा तो पोलिश गलियारे के प्रश्न पे ही होगा कि पोलिश गलियारा है, इसी वजह से ये हमारा दूसरा विश्व युद्ध हो रहा है। जर्मन राष्ट्र ने कभी भी इस संधि को हृदय से स्वीकार नहीं किया था। जो संधि थी वर्साई की संधि, तो वर्साई की संधि को जर्मन राष्ट्र ने कभी भी हृदय से स्वीकार नहीं किया था। और जर्मन जैसा स्वाभिमानी और उग्र राष्ट्र इस प्रकार की संधि को अधिक समय तक वैसे भी स्वीकार नहीं करने वाला था। क्या जर्मन राष्ट्र के लिए तो पहले से कही गई बात है कि जर्मन राष्ट्र तो एक स्वाभिमानी राष्ट्र है और इसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस संधि की शर्तें हैं उनको ठुकराने में, और अवसर मिलने पर ये प्रतिशोध जरूर लेगा। तो अवसर मिलने पर उसने दोबारा से हथियार उठा लिए और दूसरा विश्व युद्ध हो जाता है। दूसरा कारण आता है फ्रांस की प्रतिशोध की भावना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया जाता है। उसमें फ्रांस का रवैया जर्मनी के प्रति कैसा था? प्रतिशोधपूर्ण। मतलब बदला लेने की जो भावना थी फ्रांस की, वह इसके अंदर साफ साफ देखने को मिल रही थी।
उसका लक्ष्य था कि जर्मनी को पूर्णतः पंगु बना दिया जाए, मतलब विकलांग बना दिया जाए, और इस तरह से कुचल दिया जाए कि भविष्य में वो कभी भी फ्रांस के प्रति चुनौती ना खड़ी कर सके। जर्मनी को इतना पंगु बना दिया जाए कि वो कभी भी क्या फ्रांस के लिए चुनौती खड़ी ना कर पाए। इसलिए संधि के दौरान अल्सास लॉरेन और जो अन्य क्षेत्र थे वो हमारे जर्मनी के क्षेत्र थे वो फ्रांस ने ले लिए। खनिज संसाधनों से युक्त जो सार घाटी थी उस पर भी कब्जा कर लिया और जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया ताकि ये देखे कि जर्मनी दोबारा से खड़ा ना हो पाए। जब जर्मनी क्षतिपूर्ति की राशि चुकाने में असमर्थ रहा, मतलब जर्मनी इस पैसे को चुका पाने में असमर्थ रहा, तो फ्रांस के द्वारा 1923 में जर्मनी के रूर प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया। जर्मनी का जो रूर प्रदेश था, जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो दामोदर नदी का क्षेत्र है उसको हमारा रूर घाटी या रूर प्रदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोयला और जो लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो जर्मनी का भी है ना, जो रूर प्रदेश में कोयला और लोहा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो 1923 में जर्मनी के रूर प्रदेश पर फ्रांस ने हर अधिकार कर ली। इससे क्या होता है, जर्मनी में असंतोष की लहर दौड़ पड़ती है, जिससे क्या हिटलर को उभरने में बहुत मदद मिलती है। इस तरह से फ्रांस की जो प्रतिशोधपूर्ण भावना थी उसने विश्व को दोबारा से एक युद्ध की तरफ धकेल दिया। दोबारा से युद्ध की संभावना काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। अब आती है हमारे आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी की बात करते हैं। 1929 में आई जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, इसने विजेता और पराजित दोनों को ही प्रभावित किया। क्या जो विजेता भी प्रभावित हुए, साथ ही साथ जो हमारे हार गए थे वो भी इसके तहत पराजित हुए। मंदी के कारण पहले से ध्वस्त हो चुकी पराजित राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल ही डामाडोल हो गई। वे जो राष्ट्र पहले से हार चुके थे तो वो तो पहले से हारे हुए थे, उनकी स्थिति पहले से डामाडोल थी। मंदी ने उसको और भी ज़्यादा भयंकर कर दिया। पराजितों ने क्षतिपूर्ति की किस्तें देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया हमारी बस की बिल्कुल भी नहीं है कि हम 1 रुपया भी दे पाएँ। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हमारी क्षतिपूर्ति की राशि देने की बस की नहीं है। विजेता राष्ट्र की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ने लगी। एक तो उनको किस्तें नहीं मिल रही थी, ऊपर से उनकी खुद की आर्थिक स्थिति भी खराब हो रही थी, जिसके कारण वो वर्साई की संधि की अवहेलना करने पर वे हिटलर ने धीरे धीरे वर्साई की जो संधि थी उसकी अवहेलना करना शुरू कर दिया। तो वर्साई की संधि की अवहेलना होने पर भी उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाया। क्या वर्साई की संधि की जो अवहेलना हो रही थी, इसके बाद भी उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए। अब मंदी से उबारने के लिए तानाशाहों की ओर जनता आकर्षित होने लगी। क्यों? क्योंकि जनता को लगने लगा कि जनतंत्र है वो अधिक समय तक राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जनता किसकी तरफ जाने लगी? तानाशाहों की तरफ जाने लगी। और इस वजह से जो हमारे हिटलर है, जो हमारे जनरल फ्रैंको है, और फिर हमारे वो हैं क्या कहते हैं मुसोलिनी, तो इस तरह के जो तानाशाह थे उनको जन्म को अवसर मिलता है, वो आसानी से पनपने लगते हैं। साम्राज्यवाद की भावना जो सबसे तगड़ी क्या आती है, साम्राज्यवाद की भावना, ये बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगी। क्यों? क्योंकि यूरोप में इस समय संरक्षणवादी उपायों को अपनाया जा रहा था। मतलब कि सभी के सभी क्या है, निर्यातों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और आयातों को हतोत्साहित कर रहे थे। हर राष्ट्र क्या चाहता था कि उनके उत्पाद पूरी दुनिया में बिके और दुनिया से कोई भी उत्पाद उसके देश में ना आए। इसे हम क्या कहते हैं, संरक्षणवादी उपाय। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में राष्ट्र संघ को भी कमज़ोर किया जा रहा था। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना में राष्ट्र संघ को भी कमज़ोर किया जा रहा था। भावना नहीं, अभाव में भाई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को तो गिराया जा रहा था, इस वजह से राष्ट्र संघ भी कमज़ोर हो रहा था। फिर बात करें तानाशाहों का उदय। क्या? तानाशाहों के उदय की बात करें तो युद्ध के बाद यूरोप में स्थापित जो लोकतंत्र था जो लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। तो युद्ध हुआ, युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध, और इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना हुई तो ये लोकतंत्र क्या है, लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ये युद्ध के बाद उत्पन्न स्थितियों को नियंत्रण नहीं कर पाए और एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्वयं को स्थापित करने में भी असफल रहे। ये क्या है, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी स्वयं को स्थापित करने में असफल भी रहे, साथ ही साथ जो युद्ध के बाद जो उत्पन्न स्थितियाँ होती हैं उसको भी नियंत्रित नहीं कर पाए। इस वजह से जनता का मोह इनसे समाप्त हो गया। जनता का मोह क्या होता है, इनसे समाप्त हो जाता है, और इस निराशापूर्ण वातावरण में उन्हें अधिनायकवाद तंत्र, मतलब जो तानाशाह है, उनकी ओर जाने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं तानाशाहों का उदय किस तरह हुआ। जर्मनी में 1933 में हिटलर सर्वेसर्वा बन जाता है। जर्मनी में क्या होता है, 1933 में हिटलर क्या होता है, सर्वेसर्वा बन जाता है। उसने अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी सत्ता को सुरक्षित बनाने के लिए उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया। क्या किया उसने? उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित किया।
हिटलर ने जर्मन राष्ट्र की आकांक्षा के अनुरूप सत्ता में आते ही वर्साई की जो संधियाँ हैं उसकी धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी। जो धीरे धीरे क्या हिटलर क्या है जर्मन राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप सत्ता में आ गया। जो जनता चाहती थी वो सत्ता में आता है। सत्ता में आते उसने जैसे कहा था कि वर्साई की संधि को नहीं मानेगा, तो आते उसने पहला काम भी यही किया कि वर्साई की संधि थी उसका मानना मना कर देता है या बंद कर देता है। इस तरह से तानाशाही इटली, पोलैंड, जापान, स्पेन इनमें भी स्थापित हो जाती है। तो तानाशाही है वो कहाँ स्थापित हो जाती है? इटली, पोलैंड, जापान, स्पेन इन सब में तानाशाही स्थापित हो जाती है। और इन तानाशाहों ने मिलकर विश्व को युद्ध की कगार पे ला खड़ा किया। इन तानाशाहों ने क्या किया? मिलके जो विश्व है तो विश्व को युद्ध की कगार पे ला के खड़ा कर दिया। पांचवा कारण आता हमारा ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति। ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति की बात करें तो ब्रिटेन यूरोप की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। ब्रिटेन क्या है? जो यूरोप है तो यूरोप की जो आंतरिक राजनीति है आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। इसलिए यह यूरोप में एक शक्ति संतुलन का समर्थक था कि यूरोप में क्या होना चाहिए? शक्ति संतुलन होना चाहिए। जैसे फ्रांस आगे बढ़े तो उसको संतुलित करने के लिए जर्मनी भी होना चाहिए उतना शक्तिशाली। पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस एक महाशक्ति के रूप में उभरना ब्रिटेन को स्वीकार नहीं हुआ। जैसे पहले विश्व युद्ध के बाद में फ्रांस जितना तेज़ी से आगे बढ़ा था ब्रिटेन को ये चीज़ स्वीकार नहीं हुई। इसलिए ब्रिटेन यूरोप में फ्रांस की शक्ति को संतुलित करने के लिए जर्मनी को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखता था कि फ्रांस की शक्ति को रोकने के लिए जर्मनी सबसे अच्छा साधन मानता था ब्रिटेन। वर्साई की संधि की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखने का दायित्व तो किसके पास? ब्रिटेन और फ्रांस पर ही था। जो वर्साई की संधि थी उसको बनाए रखने का दायित्व तो किसके पास था? फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही था। जर्मनी, इटली, जापान के प्रति अपनाई जाने वाली नीति थी, इनको लेके दोनों राष्ट्रों में मतभेद था। मतलब फ्रांस कुछ और चाहता था और इंग्लैंड या ब्रिटेन कुछ और चाहता था। किनके प्रति? जर्मनी, इटली और जापान के प्रति। ब्रिटेन तो क्या व्यापारिक संबंध बनाना चाहता था, जबकि फ्रांस इनको पंगु बना के रखना चाहता था। फ्रांस जहाँ कठोर नीति का समर्थक था, फ्रांस क्या है? जहाँ कठोर नीति का समर्थक था, वहीं ब्रिटेन इनके साथ नरम नीति के द्वारा संभावित युद्ध को टालना चाहता था कि यदि जो युद्ध हो सकता है तो उस युद्ध को रोका जा सके, तो वही चाहता था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन मानता था कि तानाशाह की शिकायतें उचित है। जो शिकायतें कर रहे हैं कि मंदी आ गई है, एक तो किस्तें भी नहीं, ऊपर से जो उनके जो संसाधन के क्षेत्र थे वो भी उनसे छीन लिए गए, तो वो मानते थे कि जो शिकायतें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वास्तव में कठोर व्यवहार किया गया था वर्साई की संधि के द्वारा। और भी जो संधियाँ की गई थी उनके द्वारा उनके साथ बहुत सारा अन्याय हुआ था। अब ब्रिटेन के द्वारा तुष्टीकरण की जो नीति है वो क्यों अपनाई जा रही थी? मतलब उनकी ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति अपनाए जाने के पीछे क्या कारण थे उनकी बात करें तो जर्मनी से वो क्या चाहते थे? जर्मनी से वो शक्ति संतुलन चाहते थे। ब्रिटेन क्या चाहता था? जर्मनी से शक्ति संतुलन चाहता था। साथ ही साथ जो जर्मनी का बड़ा बाजार है वो भी ब्रिटेन हती आना चाहता था। मतलब ब्रिटेन क्या जर्मनी के बाजार में अपने सामानों को बेचना चाहता था। इस साम्यवादी प्रतिरोध केवल जर्मनी कर सकता था। मतलब रूस के का जो साम्यवादी प्रसार हो रहा था पूरी दुनिया के अंदर, वह केवल जर्मनी ही संतुलित कर पा रहा था। इसलिए वह उसको रोकना नहीं चाहता था हिटलर को। फिर जापान के प्रति क्या चाहता था कि रूस के एशिया की ओर विस्तार को रोकना। क्या रूस क्या एशिया में ना बढ़ पाए, इसलिए वो चाहता था कि जापान बढ़ जाए उससे पहले, तो इसलिए जापान को भी रोकना नहीं चाहता था। साथ ही साथ जापान से अपनी एशिया साम्राज्य की सुरक्षा करवाना चाहता था। जापान से उसके जो ब्रिटेन है उसके एशियाई साम्राज्य की सुरक्षा भी करवाना चाहता था। तो ब्रिटेन इसी वजह से तुष्टीकरण की नीति अपना रहा था जर्मनी और जापान के प्रति। अब ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति के क्या अवधारणा है? मतलब ब्रिटेन ऐसी कौन सी गतिविधियां कर रहा था जिससे ये सिद्ध हो जाए कि ब्रिटेन तुष्टीकरण की नीति अपना रहा है। जैसे जर्मनी के साथ व्यापारिक संबंध को बनाए रखना। मतलब ब्रिटेन ने जर्मनी के साथ क्या किया कि जो व्यापारिक संबंध है वो बनाए रखे। हिटलर के द्वारा वर्साई की जो संधि है उसका उल्लंघन करने पर ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के विरुद्ध कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए गए। हिटलर के द्वारा वर्साई की संधि का उल्लंघन किया गया, वर्गाए नहीं वर्साई की संधि का उल्लंघन किया गया, फिर भी ब्रिटेन के द्वारा जर्मनी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया गया कठोर। म्यूनिख समझौते में चेकोस्लोवाकिया से बिना पूछे ही उसका जो सुडेटनलैंड है ये क्षेत्र जर्मनी को दे दिया गया। क्या सुडेटनलैंड दे देने पर चर्चिल ने कहा कि फ्रांस और इंग्लैंड को युद्ध और अपमान में से एक को चुनना था।
कि ये क्षेत्र देने के बाद क्या फ्रांस और इंग्लैंड या तो युद्ध करे या अपमान चुने। उन्होंने अपमान को चुना, उन्हें अब युद्ध मिलेगा। क्या उन्होंने अपमान को चुना, इसलिए अब उन्हें क्या मिलेगा, युद्ध मिलेगा। तो ये कहा गया म्यूनिक समझौते में। तो म्यूनिक समझौते में क्या हुआ था, चेकोस्लोवाकिया से बिना पूछे उनका एरिया था सुडेटनलैंड, ये एरिया किसको मिल जाता है, जर्मनी को मिल जाता है। अब आता राष्ट्रसंघ की असफलता। पहले विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्रसंघ का निर्माण किया जाता है। वस्तुतः राष्ट्रसंघ की स्थापना और संगठन ही विकृता मतलब बेकार माना जाता है, राष्ट्रसंघ की स्थापना और संगठन दोनों को। वर्साई की संधि का भाग होने के कारण, क्या वर्साई की संधि का भाग होने के कारण पराजितों को इनका सदस्य न बनाने के कारण क्या है, पराजित राष्ट्रों की इनमें कोई आस्था नहीं थी। भाई राष्ट्रसंघ में न तो पराजित राष्ट्र से हारने वाले राष्ट्रों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया, साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रसंघ है इसी से जुड़ी हुई थी हमारी वर्साई की संधि, तो दोनों ही चीज़ों के वजह से क्या है, उसके अंदर लोगों की आस्था खत्म हो गई। यह केवल विजयी राष्ट्रों का एक क्लब मात्र बन के रह गया, जहाँ विदेशी राष्ट्र के नेता आते थे, बातचीत करते थे और गोल्फ खेल के चले जाते थे। अमेरिका, रूस जैसी विश्व शक्तियाँ भी इसके सदस्य नहीं थे, मतलब बड़े बड़े जो राष्ट्र थे, रूस, अमेरिका, इनको भी इनका सदस्य नहीं बनाया गया। तो मान सकते हैं इसमें कितनी शक्ति होगी, इसकी शक्ति न के बराबर रही है। इन कारणों से अपनी भूमिका निभाने में ये असफल रहता है कौन, राष्ट्रसंघ। देख सकते हैं न तो रूस इसका सदस्य, न अमेरिका सदस्य, एक तो बड़े बड़े राष्ट्र, फिर ऊपर से हारने वाले राष्ट्रों को भी हमारा राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बनाया गया। फिर रहेंगे कौन, ब्रिटेन रहेगा, फ्रांस रहेगा, इटली रहेगा, मतलब जो खास के दोस्त वाले रहेंगे, तो फिर तो इसको सफल कैसे माना जाएगा, यह अपने दायित्व को नहीं निभा पाएगा। 1931 में जापान के द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया गया। चीन का जो एरिया है मंचूरिया, तो उस पर एक आक्रमण कर दिया जाता है 1931 में। तो ये राष्ट्रसंघ उसको भी नहीं रोक पाता, नहीं इसकी बात कोई सुन पा रहा था। 1935 में इटली के द्वारा इथोपिया पर आक्रमण को रोकने में भी यह असफल रहता है। 1935 में इटली कहाँ आक्रमण कर देता है, इथोपिया पर। तो 1935 में इटली के द्वारा इथोपिया पर आक्रमण को रोकने में भी यह असफल रहता है। साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और शस्त्रों के होड़ को भी यह नियंत्रित नहीं कर पाया। क्या साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति है और शस्त्रों की होड़ है, इसको भी यह नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो इस तरह देख सकते हैं राष्ट्रसंघ की असफलता किस तरह से कारण बनती है। फिर आता हथियारों की दौड़। क्या आता हथियारों की दौड़। जिस प्रकार पहला विश्व युद्ध में नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने की होड़ जर्मनी ब्रिटेन में हो रही थी, उसी तरह अब यह वायुसेना में भी वृद्धि को लेकर हो रही थी। पर नौसेना की होड़ क्या है, हमारे पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ब्रिटेन में हो रही थी, तो उसी तरह क्या होता है, वायुसेना में वृद्धि को लेकर यह होड़ चलती रहती है। सारे के सारे राष्ट्रों की बात करें, सारे के सारे राष्ट्र आधुनिक हथियारों और वायुयानों के निर्माण में लगे हुए थे। सभी राष्ट्र किस में लगे हुए थे, आधुनिक हथियारों को और वायुयानों के निर्माण में लगे हुए थे। यूरोप में अनिवार्य सैनिक सेवा भी बढ़ती जा रही थी। सभी देश अपने अपने सैनिकों से निवेदन कर रहे थे कि वो अनिवार्य सैनिक सेवा है उसमें शामिल हो और देश की सेवा करें। इसने पारस्परिक सहयोग की जो उम्मीद है उस चीज़ को भी समाप्त कर दिया। इस बात ने क्या किया, जो पारस्परिक सहयोग की जो उम्मीद थी थोड़ी बहुत, उसको भी समाप्त कर दिया। फिर बात करें स्पेन का गृह युद्ध। क्या स्पेन के गृह युद्ध की बात करें तो स्पेन में जनरल फ्रैंको अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहता था। क्या करें, स्पेन में क्या है, जनरल फ्रैंको अपनी तानाशाही स्थापित करना चाहता था। हिटलर और मुसोलिनी ने फ्रैंको को सक्रिय समर्थन और सहयोग दिया। हिटलर, मुसोलिनी हमारे जो फांसीवादी जो सरकार थी हमारे कहाँ की, इटली की, वहाँ का था हमारा मुसोलिनी। तो उसने क्या है, फ्रैंको को सक्रिय समर्थन और सहयोग दिया। जबकि ब्रिटेन और फ्रांस तटस्थ रहे, मतलब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना तो सही कहा ना गलत कहा। तो ब्रिटेन और फ्रांस इसमें क्या थे, तटस्थ रहे। इन्होंने तानाशाहों का विरोध नहीं किया। इन्होंने क्या किया, तानाशाहों का विरोध नहीं किया, जिससे इन तानाशाहों के हौसले और भी बढ़ गए और वे एक दूसरे के और भी ज़्यादा बड़े दोस्त बन जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं। अनेक नए युद्धास्त्रों का परीक्षण इस गृह युद्ध में किया गया। बड़े बड़े जो युद्धास्त्र होते हैं उनका परीक्षण इस गृह युद्ध में किया गया। दूसरी ओर ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा लोकतंत्र के प्रति, जो ब्रिटेन और फ्रांस है वो कहते फिरते थे कि हम तो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, हम तो लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो ये बात जो उनके पोल थी कि एक तो करना और एक कहना, तो दोनों में जो अंतर होता है वो सारी दुनिया ने देख लिया। कि मतलब जो नए नए युद्ध अस्त्र होते हैं उनके परीक्षण से ये युद्ध किए गए स्पेन के अंदर, तो सारी दुनिया ने देख लिया कि ब्रिटेन और फ्रांस की
कोई वैल्यू नहीं है पहली बात तो, और साथ ही साथ ये कोई लोकतंत्र स्थापना नहीं करना चाहते। फिर आता हमारा अल्पसंख्यकों की समस्या। क्या आएगी? अल्पसंख्यकों की समस्या की बात करें तो पहले विश्व युद्ध के बाद हुए क्षेत्रीय विभाजन ने अनेक क्या अल्पसंख्यक समूहों को अस्तित्व प्रदान किया। पहले विश्व युद्ध के बाद हुए जो क्षेत्रीय विभाजन ने अनेक अल्पसंख्यक समूहों को अस्तित्व प्रदान किया। इन अल्पसंख्यकों के द्वारा अपनी केंद्रीय सरकारों पर उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया गया। जो अल्पसंख्यक है इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो उनकी केंद्रीय सरकार है उन्होंने उनके साथ शोषण किया है और उनके जिनका लाभ क्या है विरोधी राष्ट्रों के द्वारा उठाया गया। क्या विरोधी राष्ट्रों ने कहा कि भैया ये जो सरकारें बनी हैं ये शोषण कर रही है, तो बार बार इन चीज़ों को भड़काया जा रहा था। सुडेटनलैंड में जर्मन अल्पसंख्यकों के प्रश्न ने ही हिटलर को इसे हड़पने का अवसर दिया। जो सुडेटनलैंड है उसमें जर्मन अल्पसंख्यक है वो शिकायत करते थे बार बार कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि जर्मनी ने जो सुडेटनलैंड है उस एरिया को इसी वजह से हड़पा था। इस समस्या में लगभग संपूर्ण यूरोप में ही अस्थिरता को उत्पन्न कर दिया। जो अल्पसंख्यकों की समस्या थी ये पूरी जो यूरोप था उसमें इनस्टेबिलिटी पैदा कर देती। फिर बात करते हैं ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से ये युद्ध होता है, मतलब तात्कालिक कारण की बात करें तो 1935 में जर्मनी में अनिवार्य सेवा लागू कर दी जाती है। अनिवार्य जो सैनिक सेवा है वो लागू कर दी जाती है। कहाँ पे? जर्मनी में 1935 में। 1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण कर दिया जाता है। जो हमारे वर्साई की संधि है उसका उल्लंघन की बात करें तो 1935 में इसका उल्लंघन होता है। तो 1935 में जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी जाती है। 1935 में राइनलैंड का सैन्यीकरण हो जाता है। 1935 में जब इटली के द्वारा एडोवा युद्ध की पराजय का बदला लेने के लिए इथोपिया पर अधिकार कर लिया। क्या? इटली के द्वारा जो एडोवा का युद्ध था उसके अंदर इटली हार जाता है तो उसका बदला लेने के लिए इथोपिया पर अधिकार कर लिया जाता है। तो हिटलर द्वारा इसका समर्थन किया जाता है, कहता है कि बहुत बढ़िया तुमने इथोपिया पे अधिकार कर लिया तो हम इसका समर्थन करते हैं। इसी वजह से दोनों देश राजी हो जाते हैं, इटली और जर्मनी। तो इसके फलस्वरूप 1936 में दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, इटली और जर्मनी के बीच में समझौता हो जाता है। 1936 में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए रूस के विरुद्ध जर्मनी और जापान के बीच में एक संधि होती है जिसे कहते हैं एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट। तो एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट होता है हमारे किस के बीच में? जर्मनी और जापान के बीच में। किस लिए? ताकि पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रसार को रोकने के लिए रूस के विरुद्ध जर्मनी और जापान के बीच में ये जो पैक्ट होता है। फिर 1937 में जर्मनी के इस जो पैक्ट होता है तो इसमें क्या इटली भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह से त्रिपक्षीय हो जाता है। इस तरह से क्या है ये त्रिपक्षीय हो जाता है कि तीन देश आपस में मिलके इस तरह का पैक्ट साइन कर रहे हैं। इस साम्यवाद के कट्टर विरोधी होने के कारण इंग्लैंड और फ्रांस भी इससे खुश होते हैं कि भैया इस तरह का पैक्ट किया जा रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे लेकिन कम से कम जर्मनी, जापान और इटली तो इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रसार को रोकने का। अब इससे क्या हिटलर के हौसले क्या होते हैं और भी बुलंद हो जाते हैं और वो वर्साई की संधि की अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको तोड़ना शुरू कर देता है, उनके जो नियम होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है। 1938 में वो ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला देता है और धीरे धीरे करके सुडेटनलैंड की मांग करने लगता है। वो क्या करता है जर्मनी में विलय कर देता है किसका? ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी दोनों मिल जाते हैं। 30 सितंबर 1938 में म्यूनिख समझौता होता है। क्या कि 1938 के अंदर 30 सितंबर 1938 को म्यूनिख समझौता होता है जिसमें जर्मनी की तरफ से हिटलर आता है, इटली की तरफ से मुसोलिनी, ब्रिटेन की तरफ से चैम्बरलेन आता है और फ्रांस की तरफ से दलादियर आता है। इनके बीच में म्यूनिख समझौता संपन्न होता है। उसके बाद पूरा का पूरा चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के अधिकार में आ जाता है। तो इसके बाद क्या होता है म्यूनिख समझौते के बाद में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। पूरे चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने अधिकार कर लिया। 1939 में क्या होता है हिटलर रूस से समझौता करता है जिससे पोलैंड को आपस में बांटने पे स्वीकृति हो जाती है कि रूस और जर्मनी दोनों बात करते हैं कि क्यों ना पोलैंड को हम आधा आधा बांट लें। क्या? पोलैंड को हम आधा आधा बांट लेते हैं। तो रूस भी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम पोलैंड को आधा आधा बांट लेंगे। तो दोनों के बीच में 1939 में संधि हो जाती है। अब तक क्या ब्रिटेन और फ्रांस क्या है चुपचाप बैठे थे। वो सोचते थे कि जर्मनी कुछ भी कर रहा है लेकिन क्या है कि उसको क्या युद्ध को टालने की बात कर रहे थे कि युद्ध कैसे भी करके टल जाए, वो कोशिश कर रहे थे।
तो ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध को यथासंभव टालने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो तुष्टिकरण की नीति अपना रहे थे। इसलिए हिटलर इस तरफ से तो संतुष्ट था कि ब्रिटेन और फ्रांस तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, मैं कुछ भी करूं। क्यों? क्योंकि दोनों देश क्या है, युद्ध नहीं चाहते हैं, इसलिए ये है ना तुष्टिकरण की नीति अपना रहे हैं। अब हिटलर ने पोलैंड से डेंजिंग बंदरगाह और पोलिश गलियारे की भी मांग की कि जो हमारे पोलैंड है तो पोलैंड को दे दिया गया था डेंजिंग बंदरगाह, तो वो भी वापस छीन लिया। साथ ही साथ जो पोलिश गलियारा है उसकी भी मांग कर देती जो हमारे हिटलर है वो। पोलैंड ने ब्रिटेन और फ्रांस को कहा कि भैया कि आपके कहने पे ये सारा कार्य हुआ था पहले विश्व युद्ध के बाद, अब जर्मनी मांग रहा है तो हमारी मदद करो। तो पोलिश गलियारा और डेंजिंग बंदरगाह के लिए फिर हिटलर को मना कर देता कि भैया हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे दोस्त है कौन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो जर्मनी कहता है कि ऐसे से कराने गया फ्रांस और ऐसे से कराने गया ब्रिटेन। तो क्या करें, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है कि भैया हमारा जो एरिया है जो पहले विश्व युद्ध के कारण तुम्हें मिल गया था, ये हमें वापस चाहिए और हम इसको वापस लेके रहेंगे। तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस को चेतावनी को हिटलर ने नकार दिया। ब्रिटेन और फ्रांस चेतावनी देता है कि वह पोलैंड पर आक्रमण ना करे, अगर ऐसा करेगा तो हम भी तुम पे आक्रमण कर देंगे। जो हिटलर कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब जितना अपमान सहना था हमने सहन कर लिया, अब हम अपमान सहन नहीं करेंगे। जय मुकेम्बो। अतः इन दोनों ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर वो कहते हैं कि चलो कर लेते हैं दो हाथ, जो होगा सो देखा जाएगा। इस प्रकार पोलिश गलियारे के प्रश्न को लेकर सितंबर 1939 में, जब सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही समाप्त होता है। जापान जब आत्मसमर्पण कर देगा तभी ये युद्ध समाप्त होता है, उससे पहले ये युद्ध समाप्त नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब दूसरे विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकलेंगे उनकी बात करें। दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो दूसरा विश्व युद्ध लगभग 6 साल तक चला था। क्या दूसरा विश्व युद्ध क्या 6 साल तक चला, और ये पहले विश्व युद्ध से भी ज़्यादा क्रूर, भयानक और विनाशकारी साबित हुआ। जो दूसरा विश्व युद्ध था ये 6 साल तक चला, ये पहले विश्व युद्ध के मुकाबले अधिक क्रूर था, भयानक था और विनाशकारी साबित हुआ। इस युद्ध से क्या मानवता के ने अनेक सबक लिए। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होती है और हर कोई युद्ध से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण होती है सबसे पहली चीज़, धन और जन दोनों की अपार हानि होती है। इस युद्ध ने अनुमानतः अंदाज़ा लगाएं तो 2 करोड़ 20 लोग मारे गए। इस युद्ध में क्या होता है, लगभग 2 करोड़ और 20 लाख लोग मारे जाते हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। युद्ध में अरबों रुपए खर्च हुए और खरबों रुपए की तो संपत्ति नष्ट हो गई। युद्ध में क्या होता है, अरबों रुपए खर्च होते हैं और खरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। दोनों पक्षों को अत्यधिक नुकसान हुआ है। इससे क्या होता है, दोनों पक्ष थे, जीतने वाले और हारने वाले, दोनों पक्षों को अत्यधिक नुकसान हुआ। इस महाविनाश ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भय और निराशा फैला दी। इस महाविनाश से क्या होता है, जीवन के प्रत्येक पक्ष में भय और निराशा फैल जाती है। आर्थिक और सामाजिक पक्ष को अवरुद्ध कर दिया। इस चीज़ ने क्या किया, सामाजिक और आर्थिक पक्ष को अवरुद्ध कर दिया। देख सकते हैं जनधन की अपार हानि सबसे भयंकर रही। फिर युद्ध की रीति और नीति में परिवर्तन। पहले युद्ध हमारे किससे लड़ाए जाते थे, तलवारों से लड़े जाते थे, लेकिन अब इनकी जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन हो गया। मतलब कि इस युद्ध के दौरान कुशल रणनीति, विद्युत वेगीय गतिशीलता, आक्रामकता जो हिटलर के आक्रमणों में थी, इस चीज़ ने दुनिया को चकित कर दिया कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या। इस युद्ध में वायुसेना का महत्व सबसे ज़्यादा रहा। इस युद्ध में क्या होता है, वायुसेना का महत्व सबसे ज़्यादा रहा। इस युद्ध के दौरान बड़े स्तर पर विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। इस युद्ध के दौरान क्या होता है, बड़े स्तर पर विनाशकारी अस्त्र शस्त्र इनका प्रयोग हुआ। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है परमाणु बमों का प्रयोग, जो हमारे 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए थे। तो इस युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए थे, जिससे पूरे के पूरे दोनों शहर तबाह हो गए थे। और आज भी इसके उदाहरण या प्रभाव देखने को मिलते हैं कि उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा कैंसर रोग है, वो ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस महासंहार से, जो महासंहार हुआ था, इससे परमाणु युग का सूत्रपात होता है,
जिससे मानव की जो संपूर्ण सभ्यता है इसको विनाश करने में सक्षम अति मानुषी शक्ति प्राप्त हो गई। मतलब ये यदि अब अगला युद्ध होता है जिसमें परमाणु बमों का यूज होता है तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी, इतने परमाणु बम बन चुके हैं। शक्ति संतुलन के स्थान पर आतंक का संतुलन किया जा रहा है। क्या शक्ति संतुलन के स्थान पर क्या किया जा रहा है? आतंक का संतुलन किया जा रहा है। अब परमाणु बम में उसके विकास के पश्चात शक्ति संतुलन की परंपरागत अवधारणा खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि परमाणु शक्ति संपन्न आक्रमणकर्ता के विरुद्ध शक्ति बाहुल्य स्थापित नहीं किया जा सकता। भाई कोई सामने वाला देश है, वो परमाणु शक्ति संपन्न है, उसके पास परमाणु बम है, तो आप उसके साथ किसी भी तरह से शक्ति बाहुल्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास भी बम है और उसके पास भी बम है, तो दोनों को हो गए बराबर, तो संतुलन कैसा? तो इस नव स्थापित आतंक संतुलन से, जो नया नया स्थापित हुआ था आतंकी संतुलन, इससे शांति की स्थापना होती है। क्योंकि झगड़ों को निपटाने के लिए युद्ध को सहारा लेने से सभी डरने लगे। क्या? क्योंकि जो युद्ध होते हैं ये हमेशा विनाशकारी होते हैं, युद्धों का सहारा लेने से सभी डरने लगे। किंतु यह आतंक का संतुलन काफ़ी भयानक, डरावना और जोखिम भरा था। क्यों? क्योंकि यदि छोटी सी गलतफहमी या दुर्घटना होती है तो ये चीज़ विनाश का कारण बन सकती है। फिर हमारे देखें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के भीषण तांडव ने एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता को महसूस कराया जो क्या है, वैश्विक विवादों का शांतिपूर्ण हल कर सके। मतलब एक ऐसा मंच बनना चाहिए जो क्या करे, वैश्विक विवाद मतलब दुनिया की जो समस्याएं हैं इनको क्या है, शांतिपूर्ण हल कर सके, ताकि भविष्य में ऐसे महायुद्धों का सामना न करना पड़े। और इस आवश्यकता का साकार परिणाम हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में आता है। 1945 के जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन था, इसमें इसका अंतिम स्वरूप दे दिया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ कैसा होगा। और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का विधान लागू हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरह बनेगा, किस तरह होगा, तो इसका विधान लागू कर दिया जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बन के सामने आ जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ आज भी न केवल राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को निपटाने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। फिर यूरोप का बात करें तो यूरोप का प्रभुत्व समाप्त, यूरोप नहीं है, यूरोप है ये। क्या यूरोप का जो प्रभुत्व था वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है इस युद्ध के बाद। तो बात करें हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यूरोपीय राष्ट्र दुर्बल हो गए, सैनिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से इनका आधार कमज़ोर हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, यूरोपीय राष्ट्र कमज़ोर हो गए, दुर्बल हो गए, और सैनिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से इनका आधार क्या होता है, कमज़ोर हो गया। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी शक्तियाँ प्रथम श्रेणी का स्थान खो बैठती है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जो किसी समय पे नंबर 1 की देश हुआ करते थे, ये अपना पहला स्थान खो बैठती है। और अमेरिका और सोवियत संघ इसके स्थान पर स्थापित हो जाते हैं। कौन कौन? अमेरिका और सोवियत संघ इसकी जगह आ जाते हैं। अब विश्व राजनीति का नेतृत्व इन दो महाशक्तियों के द्वारा ही किया जा रहा था। किन किन के द्वारा? अमेरिका और सोवियत संघ। फिर साम्यवाद की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। इस युद्ध के दौरान रूस का एक विश्व शक्ति के रूप में उभरना और जर्मन सेनाओं को पराजित करना एक साम्यवाद की लोकप्रियता का कारण बनता है। और ये आश्चर्यजनक घटना थी। क्यों? क्योंकि अब तक रूस को यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था। इससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पहले क्या है, रूस को क्या माना जाता था? यूरोप का सबसे पिछड़ा हुआ राष्ट्र माना जाता था। 1905 में जापान जैसे छोटे राष्ट्र के द्वारा भी इसकी पराजय हो जाती है। क्या होता है? जापान जैसे छोटे राष्ट्र के द्वारा भी इसको हार का सामना करना पड़ता है। अब रूस को इतना शक्तिशाली बनने का श्रेय साम्यवादी व्यवस्था को ही जाता है। कि रूस को इतना शक्तिशाली बनाने की श्रेय किसको जाता है? साम्यवादी व्यवस्था को जाता है। अतः विश्व में साम्यवाद की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। चीन में 1949 में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि चीन जैसे बड़े देश में भी साम्यवादी व्यवस्था है वो आसानी से स्थापित हो जाती है। इसके अलावा वियतनाम, कोरिया, पूर्वी यूरोप के अन्य देशों में भी साम्यवाद की स्थापना हुई और इसके तीव्र प्रयास भी किए गए। बर्लिन का विभाजन भी विचारधारात्मक आधार पर ही हुआ था। क्या? जो बर्लिन है तो बर्लिन के भी 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं इसके बाद। तो इसका विभाजन भी क्या विचारधारात्मक आधार पर होता है। मतलब इसका पूर्वी भाग तो रूस को मिलता है, पश्चिमी भाग ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त आधिपत्य में होता है। फिर बात करें 2 विचारधाराओं की में विभाजित। इस युद्ध के बाद समाज 2 विचारधाराओं मतलब साम्यवाद और लोकतंत्रवाद में विभाजित हो जाता है। इस युद्ध के बाद क्या होता है? समाज 2 विचारधाराओं
जैसे हमारा साम्यवाद और लोकतंत्रवाद में विभाजित हो जाता है। राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम और मातृभूमि, क्या राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना का स्थान अब विचारधारा के प्रति भक्ति लेने लगती है, कि विचारधारा के प्रति आपकी भक्ति कितनी है, ये चीज़ लेने लगती है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि फ्रांस के साम्यवादी अपने विचारों के कारण रूस के साम्यवादियों के अधिक नज़दीक थे। जो फ्रांस के साम्यवादी थे ये क्या थे, अपने विचारों के कारण रूस के जो साम्यवादी थे इनके ज़्यादा नज़दीक थे अपेक्षाकृत फ्रांस के गैर साम्यवादी लोगों के। तो इस तरह हमने देखा विचारधाराओं में बट गया था समाज। फिर सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल, क्या सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना पर बल की बात करें तो इस युद्ध ने प्रजातंत्रीय राज्यों को निर्बल और खोखला साबित कर दिया। इस युद्ध ने क्या किया, प्रजातंत्रीय जो राज्य है इनको निर्बल और खोखला साबित कर दिया। युद्ध में विजयी होते हुए भी सरकारें स्वयं को आर्थिक संकट से नहीं बचा पाई थी। भाई युद्ध में हार जीतने के बाद भी सरकारें क्या है, खुद को आर्थिक संकट से नहीं बचा पाई। विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित अनेक जो राजनीतिक पार्टियां वो स्थापित हो गई थी। बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित होकर अनेक राजनीतिक पार्टियां स्थापित हो गई जो राज्य की सुरक्षा की अपेक्षा विचारधारा के प्रति ज़्यादा अग्रसर होती थी। ये विचारधारा पूरी होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। अतः क्या राष्ट्रीय सरकारों को आवश्यकता महसूस हुई कि वे इतने अधिकार अपने हाथ में रखें कि इन चुनौतीपूर्ण और राष्ट्र विरोधी शक्ति का भली भांति दमन कर सके। तो राष्ट्रीय सरकारों को आवश्यकता होती है कि उनके पास इतने अधिकार तो होने चाहिए कि वो जो ये चुनौतीपूर्ण और राष्ट्र विरोधी शक्ति है इसका सामना कर सके। तो सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना भी बल दिया गया। अतः अब क्या यूरोप के देशों में लोकतंत्र का स्थान किसने ले लिया, सर्वसत्तावादी शासन। फिर इसके बाद होता है हमारा शीत युद्ध का आरंभ। तो शीत युद्ध के बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही पड़ जाते हैं। दूसरा विश्व युद्ध होता है उसी के दौरान हमारे शीत युद्ध के बीज पड़ जाते हैं, जब मित्र राष्ट्र रूस के तमाम निवेदन के बावजूद, मित्र राष्ट्र क्या रूस के तमाम निवेदनों के बावजूद जर्मनी के विरुद्ध पश्चिम की तरफ मोर्चा खोलने में आनाकानी करते हैं, मना करते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध की आप प्रक्रिया देखोगे तो उसमें क्या है, एक समय पे जो हिटलर है वो रूस पे आक्रमण कर देता है। तो रूस रिक्वेस्ट करता है हमारे फ्रांस से और ब्रिटेन से कि वह पश्चिम की ओर से जर्मनी पर हमला कर दे, लेकिन वो हमला करने से मना कर देते हैं। तो ये आनाकानी करते हैं। तो इसका कारण था पश्चिमी राष्ट्र साम्यवादी रूस की शक्ति को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो रूस समझ जाता है कि मेरे दुश्मन है कौन, जर्मनी तो दुश्मन है ही, ब्रिटेन और फ्रांस भी दुश्मन है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र क्या है, साम्यवादी रूस की शक्ति को कमज़ोर करना चाहते थे। इसलिए परस्पर अविश्वास की जो खाई है वो बड़ी होती गई। इसकी वजह से क्या होता है, परस्पर जो अविश्वास की खाई थी दोनों के बीच में वो बड़ी होती जाती है। और जैसे युद्ध समाप्त होता है तो युद्ध समाप्ति के पश्चात रूस द्वारा जर्मनी के नियंत्रण से मुक्त पूर्वी यूरोपीय राष्ट्रों में अब साम्यवादी सरकारें आरोपित कर दी जाती है। जो जर्मनी के नियंत्रण से मुक्त होते हैं, जो राष्ट्र धीरे धीरे करके पूर्व के यूरोप के उन सब राष्ट्रों में क्या है, रूस क्या करता है, साम्यवादी सरकारें बना देता है। और ये साम्यवादी के प्रसार के भय को और भी बढ़ा देता है, जिससे मतभेद और ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं। अतः पूंजीवादी राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में संगठित होकर साम्यवाद का प्रसार का विरोध करते हैं। साम्यवादी प्रसार है उसका विरोध करते हैं, और ये विरोधी क्या संघर्ष में बदल गया। आखिर में यही क्या कहलाया, हमारे शीत युद्ध कहलाता है। यह विरोधी क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। अब शीत युद्ध की परिभाषा की बात करें तो सशस्त्र संघर्ष के न होते हुए भी दो पक्षों के बीच में आरोपों प्रत्यारोपों और परस्पर विरोधी राजनीतिक विचार का तुमुल युद्ध जो वैचारिक स्तर पर लड़ा जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। लगभग 4 दशकों तक विश्व इस शीत युद्ध की गिरफ्त में रहा। लगभग कितने, 4 दशकों तक क्या है, विश्व इस शीत युद्ध की गिरफ्त में रहा, जिससे क्या है, चारों ओर भय और आतंक का वातावरण छाया रहा। तो इसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहेंगे। फिर राष्ट्रों का विचारधारा के आधार पर विभाजन की बात करें तो अब चूंकि विश्व स्वयं विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ था, इसलिए अब विभिन्न राष्ट्र इस आधार पर बड़े संगठनों में संगठित होने लग गए थे। क्या होने लगा कि चूंकि क्या है, विश्व खुद है ना विचारधाराओं के आधार पर बटा हुआ था, इस वजह से अब विभिन्न राष्ट्र, अलग अलग राष्ट्र इस आधार पर बड़े संगठनों में संगठित होने लगे थे, बड़े बड़े संगठन बनाने लगे थे। इससे यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई कि यूरोप के साम्यवादी विचारधारा के अनुयायी राष्ट्र रूस के साथ संगठन बना ले। इसी प्रकार साम्यवाद से बचने के लिए लोकतांत्रिक गणराज्य भी संगठित होने के लिए तत्पर हो रहे थे। जैसे नाटो है, जैसे हमारे
नाटो है, इधर वॉर्सो पैक्ट है जो साम्यवादी है। तो इस तरह बहुत सारे गुट बनने लगे। फिर प्रादेशिक संगठनों का विकास। प्रादेशिक संगठनों के विकास की बात करें तो शीत युद्ध के कारण दोनों विरोधी गुटों के राष्ट्रों द्वारा अपनी भावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या होता है, शीत युद्ध के कारण दोनों विरोधी गुट है तो दोनों विरोधी गुटों के राष्ट्रों द्वारा अपनी भावी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा विरोधी खेमे के प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए अनेक प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की। क्या किया गया, अनेक प्रादेशिक संगठनों की स्थापना की जाती है। जैसे पश्चिमी राष्ट्रों के सुरक्षा संगठनों में क्या होता है, नाटो मतलब उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की स्थापना की जाती है। वैसे सीएटो मतलब दक्षिणी पूर्वी एशिया संधि संगठन की स्थापना की जाती है। बगदाद पैक्ट, तो इस तरह बहुत सारे संगठन हैं उनकी स्थापना की जाती है। साम्यवादी सुरक्षा संगठनों में वार्सो पैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। क्या, जो हमारा साम्यवादी सुरक्षा संगठन है उसमें वार्सो पैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहा था। अब बात करें औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत। ये भी हमारे दूसरे विश्व युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। वस्तुतः 1919 के बाद से उपनिवेशों में साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हुआ था उससे दूसरे महायुद्ध के बाद शानदार सफलता मिली थी, जिसके लिए अनेक तत्व उत्तरदायी थे। बात करें कौन कौन से। इस युद्ध में उपनिवेशों की सेनाओं ने भाग लिया था, जबकि उपनिवेशों के राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा इसका विरोध किया गया था। जैसे हमारा 1938-39 में क्या होता है, हमारी जो नेहरू सरकार थी 8 प्रांतों के अंदर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसे इस तरह राष्ट्रवादी नेताओं ने इनका विरोध किया था। इन्होंने इस युद्ध को स्वतंत्रता के उपकरण के रूप में देखा। इन्होंने क्या किया, जो युद्ध है उसको देखा कि इस युद्ध में क्या है, जो हमारी साम्राज्यवादी सरकारें हैं वो युद्ध में लगी हुई है, तो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। इस युद्ध की वजह से उपनिवेशों में राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ और यही क्या है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप इतना उग्र हो गया इसी टाइम पे। और राष्ट्रवादी आंदोलन राष्ट्रवादी के साम्राज्यवादी राष्ट्रों को इसके सामने झुकना पड़ता है। युद्ध के द्वारा जो पोषित अटलांटिक चार्टर है, युद्ध के दौरान एक अटलांटिक चार्टर बनाते हैं। तो अटलांटिक चार्टर में मित्र राष्ट्रों के द्वारा युद्ध का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा को घोषित किया गया। युद्ध के दौरान क्या होता है कि अटलांटिक चार्टर में मित्र राष्ट्रों के द्वारा युद्ध का उद्देश्य क्या घोषित किया गया कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा को करना है, कि लोकतंत्र की सुरक्षा करनी है, जबकि वो ऐसा कर ही नहीं रहा था। इससे एक और तो उपनिवेशों तथा अधिकृत देशों की जनता को प्रोत्साहन मिला, वहीं दूसरी ओर क्या, साम्राज्यवादी देशों पर नैतिक दबाव उत्पन्न हुआ कि वह जिन मूल्यों की रक्षा की बात कर रहा है वह मूल्य तो वह उपनिवेशों में तो कर ही नहीं रहा। तो उपनिवेशों पर उनका नियंत्रण अनैतिक दृष्टि से देखा जाने लगा कि इस तरह तो उपनिवेशों पर उनका नियंत्रण ठीक नहीं है। युद्ध के कारण साम्राज्यवादी देश आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुके थे। युद्ध के बाद क्या होता है, युद्ध की वजह से साम्राज्यवादी देश आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुके थे और अब ये इस स्थिति में नहीं थे कि उपनिवेशों पर पर्याप्त दबाव या नियंत्रण बना सके। यही वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न उपनिवेश स्वतंत्र होने लगे और 1960 ईस्वी तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सारे देश आज़ाद हो जाते। तो नैम की बात करें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो शीत युद्ध के कारण बढ़ते हुए आतंक और भय के वातावरण और आपसी खींचतान से, शीत युद्ध के कारण क्या होता है, बढ़ते हुए आतंक, भय के वातावरण और आपसी खींचतान से दूर रहने के लिए नव संप्रभु राष्ट्रों ने निरपेक्ष रहने का निर्णय किया। जो नए राष्ट्र जो आज़ाद हुए थे उन्होंने निरपेक्ष रहने का निर्णय किया कि वो अलग ही रहेंगे, वो किसी भी खेमे में नहीं जाएंगे, न तो पूंजीवादी न साम्यवादी। तो इन्होंने विश्व शांति और सौहार्द को बढ़ाने, शस्त्रों के होड़ को निरुत्साहित करने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को शीत युद्धकालीन 2 गुटों का विकल्प प्रदान किया। इस आंदोलन ने क्या, समाज को मानवता का संदेश दिया और उम्मीद की एक नई किरण भी दी। तो इस तरह हमने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भी देखे, परिणाम भी देखे और क्या क्या व्यवस्थाएं थी इनके बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।